स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन लॉक एक ब्रिटिश विचारक था जिसका जन्म 1632 में हुआ और मृत्यु है 1704 में है वो हुई। जॉन लॉक का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जब ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर गृहयुद्ध की स्थिति है वो उत्पन्न थी और जॉन लॉक स्वयं भी लोकतंत्र की स्थापना यानी जो संसद की ओर लड़ने वाले सेना का वह समर्थक है वो था। और जॉन लॉक के जीवन काल में ही 1688 में ब्रिटेन में जो है वो प्रसिद्ध गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति है वो हुई। तो इन परिस्थितियों ने लोकतंत्र इसको जॉन लॉक को जो है वो उदारवाद का समर्थक है वो बना दिया और इसके जो विचार हैं वो एकदम उदारवादी है वो हो गए। कुछ लोग जो हैं जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक भी है वो मानते हैं। जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, वैसे तो जॉन लॉक ने 30 के लगभग पुस्तकें लिखी है, लेकिन राजनीतिक चिंतन पर उसने जो किताबें लिखी हैं उसमें महत्वपूर्ण जो किताब सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है जिस वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट यानी शासन पर 2 निबंध। एक किताब है उनकी जो है फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, एक किताब है सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन। ये उनकी राजनीतिक चिंतन पर लिखी हुई मुख्य पुस्तकें हैं। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में उन्होंने निरंकुश सत्ता का प्रबल विरोध है वो किया और उन्होंने कहा कि यदि शासक और सत्ता यदि निरंकुश है, जन भावनाओं की उपेक्षा करती है, तो लोगों को ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का अधिकार है। ऐसे सरकार या शासक के विरुद्ध क्रांति है वो क्रांति लोग कर सकते हैं। तो चूंकि लोक ने निरंकुश सत्ताओं के विरुद्ध क्रांति के अधिकार का प्रबल समर्थन किया है, इसी कारण कुछ लोग जो है जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी है वो कहते हैं। अब अपन जॉन लॉक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार है वह है उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो जॉन लॉक को भी एक संविधावादी विचारक माना जाता है और संविधावादी विचारक लोग को इसलिए मानते हैं क्योंकि जॉन लॉक ने भी ये सिद्ध किया है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। यानी लॉक के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानव निर्मित संस्था है जिसे लोगों ने जो है अपनी सुविधा के लिए आपस में सामाजिक स्तर पर एक समझौता कर है और राज्य की स्थापना है वो की। तो आइए अपन शुरू करते हैं जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो जिस तरह से हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसी तरह से लॉक ने भी अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन सिद्धांत को प्रतिपादित करने का तरीका एक सही है। हॉब्स ने जिस प्रकार सबसे पहले मानव स्वभाव की व्याख्या की, फिर प्राकृतिक अवस्था बताई, फिर समझौते के कारण बताए, समझौते का स्वरूप बताया और उसके बाद जो है राज्य का स्वरूप बताया, उसी प्रकार जॉन लॉक ने भी उसी तरीके से अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और जॉन लॉक ने भी अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सर्वप्रथम मानव स्वभाव की व्याख्या है वो की है। आपको याद होगा कि हॉब्स ने जो मानव स्वभाव की व्याख्या की थी उसमें उसने कहा था कि मनुष्य जो है वो मूल रूप में एक असामाजिक प्राणी है, घोर स्वार्थी, झगड़ालू और हिंसक है। यानी हॉब्स ने मनुष्य को मूल रूप में एक बुरा प्राणी है वो माना है। उसके विपरीत जॉन लॉक ने जो है वो मनुष्य को असामाजिक नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी माना है और लॉक ने कहा है कि मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से जो है वो बुरा प्राणी नहीं बल्कि वह अपने स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है। वह अविवेकी नहीं बल्कि विवेकशील है, झगड़ालू नहीं बल्कि वह शांतिप्रिय है, वह स्वार्थ नहीं बल्कि परोपकारी है। प्रेम, दया, सहयोग, सहिष्णुता ये सभी मानव के मौलिक गुण हैं। तो इस प्रकार जॉन लॉक ने हॉब्स के विपरीत ये बताया कि मनुष्य कोई असामाजिक और बुरा प्राणी नहीं बल्कि मनुष्य एक सामाजिक और एक अच्छा प्राणी है। दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे उदार जो गुण हैं उसके चरित्र में वो देखने को मिलते हैं। अब दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। जैसा कि हॉब्स ने भी अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में मानव स्वभाव के बाद प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या की, उसी प्रकार जॉन लॉक ने भी
प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या की है। और प्राकृतिक अवस्था क्या है? प्राकृतिक अवस्था है राज्य की स्थापना के पूर्व की अवस्था, यानी मनुष्य राज्य की स्थापना से पहले जिस अवस्था में रहता था उसे ही इन संहितावादी विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। होब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था घोर अराजकता की अवस्था थी, जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था, किसी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता था। जबकि जॉन लॉक ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो अराजकता के नहीं और हिंसा के नहीं बल्कि शांति और सहयोग की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में कोई किसी का दुश्मन नहीं था, सभी लोग शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत है वो करते थे, किसी की जान को कोई खतरा इस अवस्था में नहीं था। चूंकि प्राकृतिक अवस्था प्रेम, दया और सहयोग पर आधारित थी, लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते थे, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है वो इस प्राकृतिक अवस्था में है वो नहीं थी। सभी लोग स्वतंत्र थे, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता है वह स्वच्छंदता में नहीं बदलती थी, क्योंकि स्वतंत्रता है वो प्राकृतिक नियमों के अधीन थी। यानी लोक ने बताया कि इस प्राकृतिक अवस्था में जो है वो प्राकृतिक नियमों का अस्तित्व भी था। और प्राकृतिक नियमों का सार ये था कि मनुष्य जैसा व्यवहार अपने लिए नहीं चाहते वैसा व्यवहार उसको दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। और इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम भी थे और प्राकृतिक अधिकार भी थे। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख है वो किया है, और ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये 3 अधिकार हैं उस प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य को है वो प्राप्त है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था एक शांति की अवस्था थी, कोई समस्या नहीं थी, तो फिर लोगों को समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी और लोगों ने क्यों समझौता किया? तो अब अपन आगे बात करते हैं समझौते के कारण की, यानी लोगों को समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, यद्यपि लोक ने बताया है कि मनुष्य भी अच्छा प्राणी था और प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी, शांति और सद्भाव की अवस्था थी, तो फिर समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विषय में लोक का कहना था कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में जो है वो कुछ कठिनाइयां थी, कुछ असुविधाएं थी, और उन असुविधाओं के कारण जो है वो लोगों को कई परेशानियां हैं वो लोगों के सामने आने लगी। ये परेशानियां कौन सी थी? लोक ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में 3 तरह की असुविधाएं और कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई ये थी कि प्राकृतिक अवस्था में शांति की स्थापना के लिए प्राकृतिक नियम थे, लेकिन वो नियम जो थे वो अस्पष्ट थे, उन नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों की अपने अपने ढंग से व्याख्या वो करते थे। तो पहली समस्या या कठिनाई यही थी कि प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं थी। दूसरी जो कठिनाई या असुविधा थी प्राकृतिक अवस्था में वो ये थी कि ये प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन इन नियमों को मानना या न मानना है वो स्वैच्छिक था, यानी प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली कार्यपालिका जैसी कोई संस्था नहीं थी। और तीसरी जो कठिनाई थी प्राकृतिक अवस्था की वो ये थी कि ये प्राकृतिक नियमों को मानना न मानना स्वैच्छिक था, इसलिए जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करते थे उन लोगों को दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो ये जो 3 असुविधाएं और कठिनाइयां प्राकृतिक अवस्था में थी, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक सरकार जैसी संस्था की या राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता थी, और उसकी स्थापना के लिए ही लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता है वो किया। अब आगे है समझौते का स्वरूप, कि समझौता लोगों ने किस प्रकार है वो किया। लोग का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था की इन 3 कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक स्तर पर आपस में मिलकर एक समझौता है वो किया, और इस समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ अधिकार कौन कौन से? कानून की व्याख्या करने, कानून को लागू करने और कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देने का अधिकार, ये अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार एक राजनीतिक समुदाय है वो अस्तित्व में है वो आता है। हॉब्स और लोक के समझौते में एक बड़ा अंतर यह है कि हॉब्स के समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार
अपने समस्त अधिकार किसी समाज को नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष को सौंपते हैं, जबकि लोग के समझौते में व्यक्ति समस्त अधिकार नहीं बल्कि कुछ अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को है वो सौंपते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के जो 3 अधिकार हैं वो व्यक्तियों के 3 अधिकार हैं वो व्यक्ति से निकलकर संपूर्ण समाज के पास आ जाते हैं और लोगों का ये समाज है वो एक राजनीतिक समुदाय के रूप में है वो उत्पन्न है वो हो जाता है। अब आगे है राज्य का स्वरूप, यानी समझौते के बाद उत्पन्न राज्य का स्वरूप कैसा है। होब्स का कहना था कि समझौते से उत्पन्न राज्य है वो एक सीमित राज्य है, वो एक मर्यादित राज्य है। उसके सीमित होने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि समझौते के द्वारा राज्य को सीमित अधिकार या शक्तियां ही प्राप्त है वो हुई। इस समझौते के द्वारा लोगों ने केवल 3 ही अधिकार राज्य को दिए हैं, 3 अधिकार या कार्य, जैसे कानून की व्याख्या करने, कानून को लागू करने और उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देने के सीमित अधिकारी प्राप्त है वो इस राज्य को हुए, इसलिए भी ये सीमित है। और दूसरा ये है उसके सीमित होने का कारण कि समझौता होने के बावजूद भी लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित हैं और ये प्राकृतिक अधिकार हैं ये राज्य को नियंत्रित है वो करते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार समझौता होने के बाद भी व्यक्ति को प्राप्त है वो होते हैं। और इस राज्य के जो सीमित होने का जो अगला जो बड़ा कारण है वो ये है कि यह राज्य जन सहमति पर आधारित है और इस राज्य को जो है जन भावनाओं के अनुसार ही कार्य करना है। और यदि यह राज्य या शासक जन भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है तो लोगों को शासक का विरोध करने का अधिकार है, शासक को हटाने का अधिकार है, शासक के विरुद्ध जो विद्रोह और क्रांति करने का अधिकार है। इस कारण भी ये राज्य है वो सीमित है और मर्यादित है। तो ये है होब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत की जो मुख्य मुख्य बातें हैं एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत में के द्वारा जो है ये बताया गया है कि राज्य एक जो प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम संस्था है, मानवीकृत है, जिसे मनुष्य ने जो अपनी सुविधा के लिए वो बनाया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस समझौते की वो ये है कि जैसे होब्स ने कहा था कि सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकारों का त्याग वो करता है, जबकि लोग के समझौते में व्यक्ति अपने संपूर्ण नहीं बल्कि सीमित अधिकारों का त्याग ही करता है। होब्स के समझौते में व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में त्यागता है, जबकि लोग के समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को वो सौंपता है। होब्स का शासक या सत्ता वो पूरी तरह से निरंकुश और अमर्यादित है, जबकि लोग की सत्ता है वो पूरी तरह से सीमित और मर्यादित है। होब्स का जो शासक है वो समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए वो किसी शर्त से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि लोग का जो शासक है वो समझौते की शर्तों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए वह निरंकुश नहीं। तो ये था होब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत।